पढ़ने जा रहे हैं इनिशियल, क्लियर। और उसके सेक्स ऑर्गन्स को और इसके स्पोर वगैरह को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, माइक्रोस्पोरेंजियम को पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा आप लोग। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े हुए जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टेमन जो होते हैं, ठीक है, पुंकेसर जो होते हैं, वो मुख्य नर जनन अंग हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। टिपिकली इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेस डिस्टिंक्ट पार्ट। जो स्टेमन्स की बात करोगे तो इसमें 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से कम भाग होते हैं इसमें, जिसको हम लोग स्टेमन्स बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है द लोअर स्टेराइल पार्ट, निचला हिस्सा जो होता है वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल मतलब होता है बाँझ। उसका निचले हिस्से का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, यानी जनन में इसका कोई रोल नहीं है। इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। एंड अपर फर्टाइल पार्ट, जो स्टेमन का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, जो ऊपरी हिस्सा है वो फर्टाइल है, उसको एंथर कहा जाता है, ठीक है, उसको एंथर कहा जाता है। द स्टेराइल मीडियन पार्ट ऑफ अनदर इज नोन एज कनेक्टिव। याद रखिएगा, एक और हिस्सा जो स्टेराइल है, दो एंथर्स के बीच में एक कनेक्टिव होता है जो स्टेराइल पार्ट होता है। द अनदर शो ग्रेट variety in form of typically it is two lobes and lobes are called anther lobes। याद रखिए, जब एंथर की हम लोग बात करेंगे, एंथर की बात करेंगे तो एंथर कैसा है, तो एंथर में वैरायटी बहुत ज़्यादा होता है, अलग अलग तरह के इसके फॉर्म दिखाई देते हैं। अलग अलग प्लांट के एंथर जब देखोगे ध्यान से तो उसकी बनावट जो होती है, मॉर्फोलॉजी जो होती है, अलग अलग होती है। और वो 2 लोब वाला हो सकता है, 2 पिंडों वाला हो सकता है, या 1 पिंड का भी हो सकता है, ठीक है। और इसके लोब्स को हम लोग एंथर लोब्स कहते हैं बेटा। ईच एंथर लोब हैज़ अ पेयर ऑफ पॉलन सेक। जो भी एंथर लोब है उसमें एक जोड़ी पॉलन सेक होता है। अगर 1 लोब है तो 2 पॉलन चेंबर हो जाएंगे, 2 लोब होगा तो 4 पॉलन चेंबर हो जाएंगे। और इसके पॉलन चेंबर को ही माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। इसके पॉलन चेंबर को ही माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। दस कैरेक्टरिस्टिकली ईच एंथर हैज़ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अगर आप बात करोगे एंथर की तो 2 एंथर लोब हैं तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा, 4 पॉलन सेक हो जाएगा। मोर देन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इन एन एंथर इज रेयर बट लेस देन 4 फ्रिक्वेंट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनी टेक्सा। याद रखिएगा, 4 से ज़्यादा माइक्रोस्पोरेंजिया हों ये रेयर है, ये पॉसिबल नहीं है, शायद किसी में मिले। लेकिन 4 से कम हों ये नॉर्मली मिल जाता है। हमने बोला कि अगर एक ही एंथर लोब होगा तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा, 2 पॉलन चेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो कई टेक्सा ऐसे हैं, कई समूह ऐसे हैं प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, जिसमें 2 पॉलन चेंबर मिल जाते हैं, ठीक है, 2 पॉलन चेंबर मिल जाते हैं, ये तो मोस्टली 4 मिलता है। द यंग एंथर इज होमोलोगस मॉस ऑफ मैथमेटिक सेल। याद रखिएगा, हाँ, होमोजीनस लिखा हुआ है। अगर हम लोग नए एंथर को, ठीक है, अगर नए एंथर को उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसको अगर सेक्शन काट के उसके अंदर के सेल्स देख रहे हैं, तो उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो यंग रहना चाहिए हो। याद रखिएगा, शुरुआत में उसकी सभी कोशिकाएं एक जैसी दिखती बेटा। मेस्मेटिक कोशिकाएं यानी विभुजोतक कोशिकाओं का एक झुंड दिखाई देता है, और चारों ओर से एपिडर्मिस द्वारा ये कोशिकाएं घिरी होती हैं, यानी सारी तरफ से ये होमोजीनस सेल्स जो हैं वो एपिडर्मिस के थ्रू घिरी हुई रहेंगी। सून ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल, ठीक है, एपिडर्मिस सेल के नीचे का जो लेयर होता है कहीं भी, उसको हम लोग हाइपोडर्मिस कहते हैं। सून ग्रुप्स ऑफ हाइपोडर्मल सेल ऑफ ईच 4 कॉर्नर, यानी जो हम लोग एंथर के बारे में बात कर रहे हैं, इसके चारों कॉर्नर पे होता क्या है, जो हाइपोडर्मल सेल्स हों, चारों कॉर्नर की एक हाइपोडर्मल सेल जो होती हैं वो दूसरी कोशिकाओं से थोड़ी अलग हो जाती हैं, बिकम डिस्टिंग्विश्ड, वो अलग हो जाती हैं। चारों कॉर्नर की बात की जा रही है। एक सेल जो होगी हाइपोडर्मल सेल वो और कोशिकाओं से अलग हो जाएगी। और इसमें लिखा हुआ है सेल्स किस चीज़ में अलग हो जाएंगी, तो आसपास अगल बगल की जो सेल्स होंगी उसके, उनसे वो बड़ी हो जाएंगी, लार्ज साइज। उनका साइटोप्लाज्म, इन कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म जो होगा वो थोड़ा डेंस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, उसका केंद्रक बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। मतलब और कोशिकाओं का जो आसपास की कोशिकाएं हैं उसका जो न्यूक्लियस है वो स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इन कोशिकाओं को जो चारों कॉर्नर पे जो स्पेशल सेल्स बनी है, इनका न्यूक्लियस क्लियरली दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा, प्रोमिनेंट है वो। दीज सेल्स, अब ये कोशिकाएं जो होंगी, दीज सेल्स आर अरेंज इन प्लेट लाइक और क्रिसेंट शेप वर्टिकल रो। ये कोशिकाएं जो हैं वो प्लेट की तरह, जैसे एक के ऊपर एक प्लेट रखी रहती है ना,
उस तरह ये अरेंज हो जाएंगी, या क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट मतलब आधे चाँद की तरह, चाँद समझते हो ना, कटा हुआ कर्व चाँद, उसकी तरह मिल दिखाई देंगी। एक वर्टिकल रो, पूरे एंथर में एक लंबी कतार बन जाएगी ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसी कोशिकाओं की। और इन कोशिकाओं को, ठीक है, आर्की स्पोरियम ऑफ एंथर बोलते हैं। ये जो कोशिकाएं बन गई है ना, इसको आर्की स्पोरियम बोलते हैं। जो कोशिकाएं चारों कॉर्नर पे तैयार हैं, कैसी हैं, तो प्लेट की तरह हैं, अदरवाइज वो क्रिसेंट शेप की हैं। द नंबर ऑफ आर्की स्पोरियल सेल वेरी इन डिफरेंट टेक्सा, यानी अलग अलग एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जब आप लोग बात करेंगे तो आर्कियोस्पोरियल सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा बेटा। इन मालवेसी एंड एस्टेरेसी, यहाँ दो फैमिली की बात कर रहा है। मालवेसी आप लोग पढ़े हैं, मालवेसी गुड़हल का फैमिली है, और एस्टेरेसी जो है वो किसका है, तो सूरजमुखी है और गेंदा वगैरह है। फिर देयर इज ओनली व सिंगल वर्टिकल रो, इसमें केवल एक ही वर्टिकल रो मिलता है बेटा। अब आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल का एक ही वर्टिकल रो मिलता है। वेयर एज इन सम लेमिएसी, अगर आप बात करते हो तुलसी के फैमिली का, लेमिएसी जो है वो तुलसी का फैमिली है, यहाँ लिखा मिंट फैमिली, मेंथा है। देयर इज अ लेयर ऑफ आर्किस्पोरियल सेल एट ईच कॉर्नर, अगर आप मेंथा की बात करते हो तो उसके एंथर में चारों कोनों पर ऐसी कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। याद रखिए, आगे लिखा हुआ है द आर्किस्पोरियल सेल इन लार्जेस्ट रेडियली, जो आर्किस्पोरियल सेल है वो साइज में बड़ी होंगी, ठीक है, रेडियली एंड डिवाइडेड पेरिक्लिनली, ठीक है, और परिधीय विभाजन इसमें होगा, जिसकी वजह से होगा क्या, बाहर की ओर से डिवीजन होगा इसमें, जिसकी वजह से होगा क्या कि दो तरह की कोशिकाएं, एक ही डिवीजन की वजह से आर्किस्पोरियल सेल में दो कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। बाहर की ओर यानी एपिडर्मिस की ओर जो कोशिका बन रही है, एपिडर्मिस की ओर जो कोशिका बन रही है उसका नाम प्राइमरी पैराइटल सेल है, और भीतर की ओर जो कोशिका बन रही है यानी एंथर के सेंटर की ओर जो सेल बन रही है डिवीजन से, उसका नाम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होता है। बाहर की ओर जो सेल बना है उसमें प्राइमरी पैराइटल सेल, और भीतर की ओर जो सेल बना है उसे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। द प्राइमरी पैराइटल सेल अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन पेरिक्लिनली एंड एंटीक्लिनल, याद रखिएगा, प्राइमरी पैराइटल सेल जो बाहर सेल मौजूद है उसमें बार बार पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होगा, जिससे अगल बगल भी कोशिकाएं बनेंगी और बाहर और अंदर भी सेल्स बनेंगी। अगल बगल मतलब साइड में भी सेल्स बनेगी नई नई, और बाहर की ओर और अंदर की ओर भी सेल बनेगी। बाहर की ओर अंदर की ओर सेल बनने से कई परत बन जाएगा। बाहर और अंदर जब सेल बनेगा तो लेयर बनेगा, और अगल बगल सेल बनेगा तो इसका आकार बढ़ने लगेगा, चौड़ा होने लगेगा, ठीक है। तो पेराइटल सेल अंडरगोज रिपीटेड पेरिक्लिनल डिवीजन एंड एंटीक्लिनल डिवीजन, इसको आप लोग जाके देखेंगे। गिविंग राइज, जिससे ये होता क्या है, 3 से 5 कॉन्सेंट्रिक लेयर बना देगा, यानी जो ये सेल्स हैं वो चारों ओर से 3 से 5 परतें बना देंगी, संकेंद्रित परतें, यानी एक चेंबर बन जाएगा और उस चेंबर के चारों तरफ 3 से 5 परतें बन जाएंगी, और ये परतें हो गया कॉन्सेंट्रिक लेयर विच इवेंचुअली फॉर्म एंथर वॉल। ये परतें आगे जाकर के एंथर वॉल का निर्माण करेंगी। आगे डायग्राम दिया, उस डायग्राम को लोग देखेंगे। द प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में फंक्शंस एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, याद रखिएगा। ये तो हम लोग बाहर बात करते हैं पैराइटल सेल की जो एंथर वॉल बना रही है, लेकिन जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनी हुई है, बाहर की ओर प्राइमरी पैराइटल सेल बनी थी और अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बना हुआ है, तो अंदर जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रहा है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्पोर मदर सेल, यानी ये मदर सेल की तरह काम कर रहा है जो माइक्रोस्पोर को बनाएगा। माइक्रोस्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन को बनाने वाली मदर कोशिकाएं हैं ये, ठीक है। ये कौन सी कोशिका है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दे रहे हैं, या और अंडरगोज माइटोसिस सेल डिवीजन, या यही कोशिका जो मदर सेल जिसे बोल रहे हैं ये बार बार सूत्री विभाजन करेगा और ढेर सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल को बना लेगा, ढेर सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल को बना लेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। सम टाइम, अब अलग अलग स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू, इसमें आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिए लिख रखा है एंथर वॉल के बारे में। एंथर वॉल, अभी हमने बोला कि प्राइमरी पैराइटल सेल बार बार डिवीजन किया, पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटीक्लिनल डिवीजन, और 3 से 5 परत बना लिया, 3 से 5 परत बना लिया। ध्यान रखिएगा, एंथर वॉल में कौन कौन सी परतें पहले से मौजूद हैं। अब मैच्योर एंथर वॉल, अगर एंथर के हम लोग स्टडी करते हैं काट के, सेक्शन काट करके, तो हम लोग को एंथर वॉल देखने को मिल जाता है। अब एंथर वॉल में कौन कौन सी परतें हैं, सबसे बाहर एंथर वॉल में एपिडर्मिस मिलता है, तो एपिडर्मिस तो पहले से ही मौजूद था, एपिडर्मिस तो पहले से ही मौजूद था जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को घेरे हुए था। इसके बाद जो दूसरा लेयर मिलता है उसका नाम है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम ये
हाइपोडर्मिस की सेल जो आर्की स्पोरियल सेल में बदली थी, आर्की स्पोरियल सेल में डिवीजन हुआ और प्राइमरी पैराइटल सेल बना और अंदर की ओर प्राइमरी स्पोर मदर सेल बना, ठीक है। तो प्राइमरी पैराइटल सेल जो कई परतों को बना रहा है वही एंडोथीसियम को भी बना रहा है। एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर का फॉर्मेशन भी वही कर रहा है। और सबसे भीतर की ओर, अगर एंथर वॉल की स्टडी कर रहे होंगे लोग, तो सबसे भीतर की ओर टेपिटम मिलता है। तो ये चार परतें एंथर वॉल को बनाती हैं। सबसे पुरानी जो परत है वो कौन है? एपिडर्मिस है। उसके बाद एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर और टेपिटम है। एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम को बनाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? तो प्राइमरी पैराइटल सेल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मिस क्या है? जितना काम का होगा उतना हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हट जाएंगे। एपिडर्मिस, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। ये एंथर का सबसे बाहरी परत है, हो गया। अप टू टेंजेंशियली क्या लिखा है? स्ट्रेच, ठीक है ना, एंड फ्लैटेंड सेल, ठीक है। टेंजेंस मतलब स्पर्श रेखा की जो लाइनिंग होती है उसमें ये फैला होता है और कोशिकाएं इसकी चपटी होती हैं, चपटी होती है। इन जीरोफाइटिक प्लांट किसको बोलते हैं बेटा? जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं, दोज आर नोन एज जीरोफाइटिक प्लांट। द एपिडर्मल सेल्स आर स्ट्रेच्ड सो टू सच एज एक्सटेंड दैट दे लूज कॉन्टेक्ट एमंग देमसेल्फ, ठीक है। वो इस तरीके से वो फैल जाता है कि और कोशिकाओं से इनका जो संबंध होता है वो थोड़ा ढीला हो जाता है। देमसेल्फ एंड अपीयर बाई क्या लिखा है? वेदरिंग रिमेन एंड मैच्योर एंथर। स्टोमेटा में ऑकर इन एपिडर्मिस एज इन एलेंजियम, ठीक है। तो ये बात की बात है, इसको हट जाते हैं इस पे। अगला है एंडोथीसियम क्या बेटा? एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली सेल है। दिस इज द सब एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाली लेयर है। दिस इज द सब एपिडर्मल लेयर ऑफ एंथर वॉल, ठीक है। यानी एंथर वॉल के नीचे की परत है। मोस्टली देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीसियम। अधिकांश पौधों में जब एंथर की स्टडी आप करेंगे तो ये एक ही परत का होता है। एंडोथीसियम एक ही परत वाला होता है, ठीक है। बट सम टाइम कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिसमें एंडोथीसियम की लेयर एक से ज़्यादा यानी दो परतों वाली हो सकती है। द सेल ऑफ एंडोथीसियम इज रेडियली एलियोंगेटेड, ठीक है। जो एंडोथीसियम की जो सेल्स हैं इनका जो वॉल होगा बेटा, वो उसकी लंबाई जो होगी, ये जो सेल की जो लंबाई होगी ना, लंबाई में जब व्यवस्थित होगी तो रेडियली है, यानी त्रिज्या के आधार पे इसकी जो लंबाई होगी, जब डायग्राम आप देखेंगे तो रेडियल होगा अरेंजमेंट इसका, एलोंगेटेड एंड अटेन मैक्सिमम डेवलपमेंट, हो गया। और इसका विकास तब बहुत ज़्यादा हो चुका रहता है, ठीक है, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है, ठीक है। द रेडियल एंड इनर टेंजेंशियल वॉल ऑफ दीज सेल्स हैव कैरेक्टराइज्ड, याद रखिएगा, इनके उस वॉल के बारे में बात कर रहा है। रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल डायग्राम में आपको दिखाई देगा। रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल जो होगा उसमें कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं बेटा। यहाँ पे आप रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल को देख सकते हैं। यहाँ डायग्राम नंबर ए दिख रहा है जो एंथर का शुरुआती स्ट्रक्चर है। डायग्राम नंबर ए दिख रहा है, अगर आपके पास है तो ये दिख रहा है। अगर आप बी को देख रहे हैं उसमें क्या दिख रहा है? एपिडर्मिस दिख रहा है, आर्की स्पोरियल सेल दिख रहा है, और ए में ही लिखा अनडिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमेटस टिश्यू ऑफ एंथर। अनडिफरेंशिएटेड यानी उसमें कुछ भी बना नहीं है, वो नॉर्मल विभजोतक कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। आर्की स्पोरियल सेल यहाँ आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम नंबर बी में। अब आर्की स्पोरियल सेल में जब डिवीजन स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो आर्की स्पोरियल सेल सी और डी देख लो ध्यान से। तो सी में तो उतना नहीं क्लियर है, लेकिन डी में एकदम क्लियर हो जाएगा। डी डायग्राम देख रहे हो तो देखो बाहर के लेयर बन रहे हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, दिख रहा है, नाम लिखा हुआ है प्राइमरी पैराइटल सेल। भीतर की ओर दो कोशिकाएं दिख रही हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल दिख रहा है। अब इसके जब और आगे बढ़ोगे तो अब देखो ये मोटा सा लेयर बन गया, ये काफ़ी मोटा हो गया, ठीक है। हम लोग डायग्राम नंबर ई और एफ देख रहे हैं। तो अगर तुम ई को देख रहे हो तो एपिडर्मिस सबसे बाहर है, फिर ई के बाद एंडोथीसियम देख रहे हो कैसा दिख रहा है, ठीक। एंडोथीसियम का दीवार देख लो। एंडोथीसियम जब दीवार देख रहे हो तो कुछ लाइंस बाहर की ओर निकली हुई दिखाई दे रही हैं। भाई ये पूरा सेल को सराउंड करना चाहिए ना, पूरे सेल को सराउंड नहीं किया इसने। ये यू की तरह दिख रहा है, यू की तरह। एक सेल को ध्यान देखो, यू की तरह दिख रहा है, यानी दो भुजाएं बाहर को निकली दिख रही हैं और एक भुजा नीचे की ओर मोटी है। यानी जिधर माइक्रोस्पोर है या माइक्रोस्पोर सैक बोल सकते हो, जिधर टेपिटम है उधर वाली दीवार मोटी है, लेकिन जिधर एपिडर्मिस है उधर वाली दीवार पतली है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाली दीवार पर तो इसी को बोल रहा है, जो लंबी भुजा दिख रही है ना, जो रॉड की तरह भुजा दिख रही है, उसको लिखा है इसने क्या?
तो इसको लिखा है आपका रेडियल वॉल, वो रेडियल वॉल है। और जो नीचे की और मोटी दीवार दिख रही है उसे लिखा है टेंजेंशियल वॉल, रेडियल वॉल एंड टेंजेंशियल वॉल। क्लियर? आगे लिखा हुआ है इसके नीचे का लेयर जो लिखा हुआ है मिडिल लेयर, इसके नीचे जो लेयर लिखा हुआ है मिडिल लेयर। और डायग्राम नंबर ABC नीचे देखिए कौन सा है, D है या E है। E में देखिए लिखा हुआ है टेपेटम, टेपेटम लिखा हुआ है। और टेपेटम के अंदर लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो टेपेटम क्या करता है, तो टेपेटम जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल का हो या माइक्रोस्पोर का हो, इनको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इनको पोषण प्रदान करता है। पोषण समझते हो ना, यानी माइक्रोस्पोर, ये जो मदर सेल्स हैं वो माइक्रोस्पोर को बनाएंगे, फिर माइक्रोस्पोर को भी डेवलप होना है तब ना पोलन ग्रेन बनाएगा। तो इसके डेवलपमेंट में ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा टेपेटम। टेपेटम भी कई तरह का होता है बेटा, ठीक है, हो सकता है डायग्राम में आ जाए तो इसको हम बता दें। ये देखो नाम लिखा हुआ है इसमें, ये देखा फाइब्रस थिकनिंग बैंड है इसमें। यूजुअली दीज बैंड्स आर यू शेप, जो भी बोले ना यू की तरह होता है, यू मिल गया। और रिंग शेप, कभी कभी रिंग बन सकता है, रिंग हमेशा नहीं होता। बट इसमें लिखा हुआ है मेलोथ्रिया, ठीक है। दे ऑकर इन फॉर्म ऑफ 2 ओवरलैपिंग स्पाइरल्स, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है, हो गया। और आगे जा रहे हैं हम लोग। दीज बैंड्स आर फॉर्म एट एक्सपेंस ऑफ स्टार्च स्टोर्ड इंडोथीसियल सेल, ठीक ना। ये बैंड जो है ना उसमें स्टार्च स्टोर्ड है। दीज एंथर विच इज डेसेड लॉन्गिट्यूडनली, इससे कोई मतलब नहीं हम लोग को। ऊपर कर रहे हैं देखो यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, पैरा जो नेक्स्ट पैरा अगले पेज पे जा रहा है। द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस बैंड, डिफरेंशियल एक्सपेंशन ऑफ इनर एंड आउटर टेंडेंशियल वॉल एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर। याद रखिएगा जो फाइब्रस बैंड है, जो हम लोग बात करें यू की तरह शेप था, उसी के बैंड को जाकर हम लोग पढ़ेंगे। जो फाइब्रस बैंड है, ठीक है, डिफरेंशियल एक्सपेंशन, इसका जो फैलाव होता है इनर एंड आउटर टेंजेंशियल वॉल इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर। याद रखो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब करके अपना शेप बदलेगा। जब पानी एब्जॉर्ब करके अपना आकार बदलेगा तो फट जाएगा ये, ठीक है। और नेचर, इंडोथीसियल सेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो इस तरीके से जब वो फटेगा तो एंथर के डेहिसेंस में, यानी एंथर के स्फुटन में ये मदद करता है। वही लिखा हुआ है कि फाइब्रस बैंड डिफरेंशियल एक्सपेंशन इसमें होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आउटर टेंजेंशियल वॉल एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ इंडोथीसियल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। बस यही है कि इनका जो नेचर है इसकी वजह से एंथर फट जाता है। अब आगे लिखा हो बेटा मिडिल लेयर, वन ऑफ 3 लेयर लेइंग नेक्स्ट टू एंडोथीसियम, 1 to 3 लेयर्स। याद रखिएगा 1 से 3 परतें होती हैं जो एंडोथीसियम के बाद होती हैं। सबसे बाहर क्या हो गया, एपिडर्मिस के बाद क्या हो गया, एंडोथीसियम के बाद क्या हो गया, मिडिल लेयर हो गया। अब बात ये कर रहा है मिडिल लेयर में कितनी परतें हैं, तो मिडिल लेयर में 1 परत भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। लगभग 3 परतें होती हैं। द सेल्स ऑफ दीज लेयर आर ephemeral and degenerate are almost completely before pollen mother cell undergoes meiosis। याद रखिएगा ये जो लेयर हैं यानी मिडिल लेयर की जो कोशिकाएं हैं वो ephemeral होती हैं। ephemeral मतलब क्या होता है बेटा, ये बहुत कम समय तक जिंदा रहती हैं, और डिजेनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं पूरी तरह। कब तक नष्ट होती हैं, तो जब पॉलन मदर सेल यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस सेल डिवीजन करने जाता है। मियोसिस करेगा तब तो पोलन ग्रेन बनेगा। मियोसिस सेल डिवीजन के पहले ही ये मिडिल लेयर की जो सेल्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। समटाइम दीज लेयर डिजेनरेट सून आफ्टर मियोसिस। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये सेल बस मियोसिस के पहले ही, बस जस्ट पहले ही खत्म होती हैं। इसमें कुछ प्लांट का एग्जाम्पल दे रखा है कभी कभी, ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे। ऑकेजनली 1 or more मिडिल लेयर्स में परसिस्ट फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन कॉकनिया इंडिका। याद रखिएगा कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें मिडिल लेयर नष्ट नहीं होता, वो बना रह जाता है लास्ट तक। उसने एग्जाम्पल दे रखा है कोकनिया इंडिका का और रेननकुलस का और लीलियम का, ठीक है, नीचे दिया हुआ है। आप लोग रेननकुलस पढ़े हुए हैं, रेननकुलसी फैमिली, ठीक है, तो उसमें ये बचा रह जाता है, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। यहाँ अगले लास्ट लाइन देखो लिखा हुआ है द मिडिल लेयर में स्टोर फूड मटेरियल इन सम टेक्सा।
कुछ टेक्सा ऐसे हैं, कुछ स्पीसीज है, कुछ जीनस ऐसे हैं जिसमें मिडिल लेयर जो होता है फूड स्टोरेज का काम करता है बेटा, विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय पॉलन मदर सेल, जिसका उपयोग पॉलन मदर सेल कर लेता है। नेक्स्ट हेडिंग जिसमें है वो टैपिटम है। टैपिटम है वो इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल है, ठीक है। एंथर वॉल में 4 लेयर थे। कौन कौन से लेयर थे? सबसे बाहर एपिडर्मिस था, उसके बाद एंडोथेलियम था, उसका मिडिल लेयर था, और सबसे भीतर ये टैपिटम है। सबसे भीतर टैपिटम है, इसके बाद पॉलन चेम्बर आ जाएगा। टैपिटम इज द इनर मोस्ट वॉल, टैपिटम द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर यूजुअली ऑकर इन अ सिंगल लेयर, और ये प्रायः एक ही परत पाया जाता है अराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी टैपिटम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है जो माइक्रोस्पोर को बनाने वाला है। समटाइम इन कॉक्सीनिया, निकोटियाना एंड कोस्टस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इन पौधों के बारे में बात किया, कॉक्सीनिया की बात किया, निकोटियाना की बात किया और कोस्टस की बात किया। टेपिटल सेल्स डिवाइड पेरिक्लिनली, ठीक है, इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, गिविंग राइज टू सुपर न्यूमररी लेयर्स, और कई परतें बन जाएंगी इसमें। टैपिटम लेयर की कई परतें बना लेगा। फिजियोलॉजिकली टैपिटम हैज इंपॉर्टेंट रोल एज फूड मटेरियल टू स्पोरोजिनस टिश्यू पासेस थ्रू इट, मतलब कार्यकी की दृष्टि से अगर हम देखें, यानी टैपिटम के कार्य के बारे में अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो टैपिटम का जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस आधार पर? तो इस आधार पर कि यह स्पोरोजिनस टिश्यू को भोजन पास आउट करता है, यानी न्यूट्रिशन पास आउट करता है। यानी टैपिटम लेयर जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू को फूड प्रोवाइड करता है, यानी इससे होकर के फूड मटेरियल कहाँ पहुँच जाता है? तो स्पोरोजिनस टिश्यू तक पहुँच जाता है जो सेंटर में मौजूद है। द सेल्स ऑफ टैपिटम आर रिलेटिवली लार्ज, जो इसकी कोशिकाएं हैं वो आकार में बड़ी होती हैं, एंड सेंट्रीपिटली एक्सटेंड, और केंद्र से, सेंटर से बाहर की ओर फैली होती हैं, सेंटर से बाहर की ओर फैली होती हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इन कोशिकाओं के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियस भी इनका स्पष्ट होता है। कभी कभी क्या होता है, समटाइम द साइटोप्लाज्म ऑफ टैपिटल सेल, हो गया, हाँ, इज पिगमेंटेड, ठीक है, उसमें कलर होता है, पिगमेंटेड होता है। फॉर इंस्टेंस रेड ब्राउन पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन एप्पल एंड वायलेट पिगमेंट प्रेजेंट इन एनीमोन, ठीक है। तो कुछ कंडीशन में इसमें पिगमेंट मौजूद है। रेड ब्राउन पिगमेंट किसमें मौजूद है बेटा? एप्पल मौजूद है, और एनीमोन में वायलेट पिगमेंट है। टैपिटम इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ होमोजीनस लेयर ऑफ कंप्लीटली सराउंडेड बाय स्पोरोजिनस टिश्यू। एक होमोजीनस लेयर होता है पूरा का पूरा टैपिटम, और ये टैपिटम क्या करता है? पूर्ण रूपेण चारों ओर से किसको घेरे रखता है? तो स्पोरोजिनस टिश्यू को बेटा घेरे रखता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ टैपिटम पढ़ोगे तो ये और बड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एज स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगोज मियोसिस, जैसे ही स्पोरोजिनस टिश्यू मियोसिस से डिवीजन करना शुरू करता है, न्यूक्लियाई ऑफ टैपिटल सेल आल्सो डिवाइडेड, एंड एज सच द सेल्स मेच्योर टैपिटम आर यूजुअली मल्टी न्यूक्लिएट। याद रखिएगा, जैसे ही स्पोरोजिनस सेल अर्धसूत्री विभाजन शुरू करता है, मियोसिस सेल डिवीजन शुरू करता है, टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, इसका जो केंद्रक है वो भी डिवीजन शुरू कर देता है। जैसे टैपिटल सेल के अंदर एक टैपिटल सेल के अंदर कई न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है टैपिटम के डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं, डायग्राम बड़ा सा जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे अब टाइप ऑफ टैपिटम है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे।